नमस्कार, भारत समाचार देख रहे हैं पर मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। बीजेपी ने एक बड़ी फतह हासिल की है, चाहे अगर बात की जाए दिल्ली में या मिल्कीपुर में, बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है। और देखिए, एक लंबे अंतर के बाद यहां पर बीजेपी अब हार को जीत में तब्दील करती हुई कहीं ना कहीं अब नजर आ रही। देखिए, कई बड़े चेहरे जो है वो बीजेपी के जीते और साथ ही आम आदमी पार्टी के कई बड़े चेहरे जो है उन्होंने हार का सामना किया है। अगर अभी तक की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं 47 सीटों पर बीजेपी दिल्ली में आगे होती हुई नजर आ रही, तो वहीं 23 सीटों पर आम आदमी पार्टी जो है वो सिमटती हुई नजर आ रही है। नई दिल्ली की अगर बात की जाए तो यहां पर प्रवेश वर्मा जीते, अरविंद केजरीवाल यानी कि पूर्व सीएम दिल्ली के चुनाव हारे हैं, जिनके चेहरे पर यह पूरा चुनाव आम आदमी पार्टी ने लड़ा, वो कहीं ना कहीं इस चुनाव को हारते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं कालका जिस सीट पर जहां पर दिल्ली की मौजूदा मुख्यमंत्री जो आतिशी थी वो चुनाव लड़ी थी, वो चुनाव जीती हैं और रमेश बिधूरी चुनाव हारे हैं। साथ ही साथ पटपटगंज से जहां पर अवध ओझा को आम आदमी पार्टी ने चुनाव मैदान में उतारा था, वो हारते हुए नजर आए। तो वहीं देखिए, बीजेपी कार्यालय से तस्वीरें सामने आई जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं में किस तरीके से जीत का उत्साह जो है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। अभी थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया और एक्स पर पोस्ट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की जनता का अभिवादन किया था और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सुशासन जीता है, दिल्ली में विकास जीता है। और देखिए, कई बड़े चेहरे, चाहे अवध ओझा की बात कर ली जाए, महान शिक्षाविद, प्रसिद्ध शिक्षाविद, और चुनाव हार गए। पटपटगंज से उनको चुनावी मैदान में उतारा गया था। हालांकि ये सीट जो है वो मनीष सिसोदिया की सीट हुआ करती थी, लेकिन इस बार यहाँ पर बदलाव किया गया और मनीष सिसोदिया को जंगीपुरा से उतारा गया। और यहाँ पर चाहे अरविंद केजरीवाल की बात की जाए, चाहे मनीष सिसोदिया की बात की जाए, चाहे अवध ओझा की बात की जाए, तीन बड़े चेहरे, तीन दिग्गज चेहरे जो है वो चुनाव हारते हुए नजर आ रहे हैं। पूर्व सांसद रमेश बिधूरी इस बार कालका जी से प्रत्याशी थे, दिल्ली के मौजूदा सीएम आतिशी के सामने वो प्रत्याशी थे, लेकिन चुनाव हार गए। तो देखिए, बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे, जहां पर देखिए ये बीजेपी कार्यालय से तस्वीरें हैं, क्योंकि देखिए एक लंबे समय के बाद, लंबे अंतराल के बाद दिल्ली की गद्दी पर बीजेपी बैठने जा रही है और उसको लेकर जश्न का माहौल देखिए जरा। जश्न को लेकर तस्वीरें आपसे साझा कर रहे हैं, जहां पर देखिए जरा किस तरीके से ढोल नगाड़ों के साथ ये बीजेपी के कार्यकर्ता जो है वो जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए, अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से चुनाव हारे, तो वहीं बड़े चेहरे आपको बता देते हैं, मनीष सिसोदिया जंगीपुरा से चुनाव लड़े थे लेकिन चुनाव हार गए। अवध ओझा पटपटगंज से चुनाव हारे। देखिए जरा, कुछ बड़े चेहरे जो है वो चुनाव हारे हैं। तो वहीं सौरभ भारद्वाज ग्रेटर कैलाश से चुनाव लड़े थे और अब चुनाव हारते हुए नजर आए। सत्येंद्र जैन शकूर बस्ती से चुनाव लड़े थे और फिलहाल चुनाव हार गए हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था, और कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। राकेश त्रिपाठी जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़ चुके हैं, चंचल यादव हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़ चुके हैं और सुशील द्विवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनय राय जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राकेश जी, सबसे पहले सवाल जो है मेरा वो आपसे ही है। आज तो एक बड़ा करिश्मा कर दिया, चाहे दिल्ली की बात की जाए, चाहे मिल्कीपुर की बात की जाए। नहीं, करिश्मा नहीं कहते, हम इसको मानते हैं कार्यकर्ताओं का परिश्रम है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति लोगों का विश्वास है और उस विश्वास की जीत हुई है। हमने ये लगातार 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से ये तीसरा हैट्रिक है। हमने इससे पहले हरियाणा का विधानसभा चुनाव हो या महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव हो और आज के बाद दिल्ली का विधानसभा चुनाव। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में अब तक 10 उपचुनाव हो चुके हैं और इन 10 उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी 8 उपचुनाव जीत चुकी है, जिसमें पिछले उपचुनाव की सीटों को में कुंदरकी जैसी सीट हमने जीती थी, तब लोगों को जरूर आश्चर्य हो रहा था समाजवादी पार्टी को, जिसको वो बिल्कुल अपना गढ़ मान करके बैठे हुए थे कि यहां तो नहीं हरा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने वहां भी हराने का काम किया है और ये कार्यकर्ताओं के परिश्रम से है, नरेंद्र मोदी जी के प्रति लोगों की आस्था और विश्वास से है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने जिस तरह से काम डिलीवर किया है, डबल इंजन की सरकार ने लोगों तक लाभ पहुंचाए हैं, उनकी ये जीत है, लोगों के विश्वास की जीत है। ठीक है, सुशील द्विवेदी जी मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहला एक कमेंट ले लेता हूं।
चंचल यादव जी से। चंचल जी, जिस तरीके से अभी अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया और कई आरोप अभी भी उन्होंने लगा दिए, और अवधेश प्रसाद को जिस तरीके से हमने सुना था, जब हमारे सहयोगी सिवाब से उन्होंने बातचीत की थी तो उन्होंने एक आंकड़ा बताया था कि इतने वोटों से वो जीत दर्ज करेंगे, 36,512 कुछ ऐसा ही आंकड़ा था। और अभी भी जब चुनाव का नतीजा आ गया है तब भी वो कह रहे हैं कि अजीत प्रसाद 36,612 वोटों से जीत चुके हैं। एक बड़ा झटका कहीं ना कहीं लगा है अवधेश प्रसाद को, समाजवादी पार्टी को भी। देखिए प्रीत भाई, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ। हमारे बीजेपी के साथी ने कई सारी बातें कही, लेकिन एक बात मैं बड़ी ईमानदारी से करना चाहता हूँ। जीतने को तो रामपुर में जीत गए थे लोकसभा का बाई इलेक्शन, जीतने को आजमगढ़ में जीत गए थे बाई इलेक्शन, लेकिन क्या हुआ आम चुनाव में? रामपुर का आपको याद होगा, उसी रामपुर में हम लोग तकरीबन 1 लाख वोट चुनाव जीते, उसी आजमगढ़ में हम लोग आम चुनाव में तकरीबन 1,61,000 चुनाव जीते। ये भारतीय जनता पार्टी का जो तरीका है बेईमानी और चीटिंग करके चुनाव लड़ने का, वो जनता के सामने है और वो सब कुछ जानता है। ऐसा कौन नहीं जानता है? ये हमारे वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं, सुशील दुबे सर, वो बहुत चीजें जानते हैं। जिस तरीके से मतलब बीजेपी बेईमानी कर रही है, चीटिंग कर रही है, आज चुनाव आयोग मूक दर्शक बना हुआ बैठा है। और इतने बड़े सवाल आपने कभी देखे? और त्रिपाठी जी, एक बात और आपको याद होगा, एक वीडियो आपको याद है, और देवेंद्र पांडे जी की, एक हमारे जिला पंचायत सदस्य जो महाप्रधान है, जो सामाजिक कार्यकर्ता है, तकरीबन 1 लाख से ज्यादा उसके फॉलोअर है, उस व्यक्ति को बीजेपी का एक दरोगा किस लेवल की बातें करता है, क्या गालियां देता है, किस लेवल का जो है उसका मानसिक दिवालियापन है, आप कल्पना कर सकते हो क्या? और सरकार का दिवालियापन है ये। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी, इस मुगालते में मत रहिए आप कि जिस तरीके से आप बेईमानी और चीटिंग करने के लिए अपने अधिकारियों को लगा रखे हो, आने वाले समय में यही जनता आपको जवाब उसी हिसाब से देगी जैसे आपको रामपुर और आजमगढ़ ने दिया था। अब आप देखो, तकरीबन 372-73 बूथ है दुबे सर, 372-73 बूथ है मलकीपुर में। उस बूथों में तकरीबन 200 से ज्यादा शिकायतें पहुंची चुनाव आयोग के पास बेईमानी करने की। क्या कार्रवाई हुई? और आप कहते हो हम जीत गए, कुंदरकी जीत गए, फलाना जीत गए, ढमकाना जीत गए। ईमानदारी से चुनाव जीत लो, करा लोगे, 10 में 10, 10-0 पहुंच जाओगे आप। त्रिपाठी जी, ये जरूर है चलिए मैं लौटूंगा आपके पास। आपने बेईमानी करी, सबके सामने सारी बातें। सुशील दुबे जी, आप कैसे देखते हैं? सुबह से ही उथल पुथल मची रही दिल्ली से लेकर मिल्कीपुर में, अगर देखा जाए जो 30 राउंड की चुनाव। चंचल जी, मैं लौटूंगा आपके पास, ठीक है? ठीक है, 10 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। मैं लौटूंगा, अभी समय बचा हुआ है, 9 सीटों पे भाई, बचा हुआ समय है, बचा के रखिए। 9 सीटों पे बचा के हुआ, उसमें तकरीबन 6 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड करना पड़ा, कार्रवाई करनी पड़ी सरकार को। ठीक है दुबे जी, कैसे देखते हैं आप आज जिस तरीके से सुबह से जो उथल पुथल मची रही, कभी मिल्कीपुर की बात कर ली जाए या दिल्ली की बात कर ली जाए, कैसे दोनों चुनाव को आप देखते हैं? अब नतीजे सबके सामने हैं। रेवत जी, इस उथल पुथल का अगर राजनीति में ऐसी नहीं बन होती है तो अच्छा नहीं लगता है। मैं जो स्वागत करता हूँ इस उथल पुथल का। प्रवत भाई, हुआ क्या है, जैसे एक ज़माने में बापू के नाम पे कांग्रेस ने बरसों राज किया, वोट बैंक था बापू के नाम पे, कांग्रेस। ऐसे नमो के नाम पे बीजेपी ने एक ऐसा वोट बैंक बना रखा है, देश में बना लिया है, जिसको लोग समझ नहीं पा रहे हैं। विपक्ष के लोग समझ नहीं पा रहे हैं। दुनिया का पीडीओ, पता नहीं कौन कौन सी कसरत और कौन कौन सी व्यवस्थाएं और कौन कौन सी लिए हैं, लेकिन एक नमो वोट बैंक बन गया है। वो चाहे कोरोना हो, चाहे नोटबंदी हो, चाहे कुंभ हो, चाहे भगदड़ हो, चाहे फला हो, चाहे महंगाई हो, जो जैसा बोल सकता। लेकिन इस हिंदू समाज ने, इस देश के एक विशेष वर्ग ने एक ऐसा वोट बैंक बना दिया जिसको कोई फर्क विश्वास नहीं पड़ता। हम भगवान को मानते हैं, कोई ना मानता, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम हनुमान जी को मानते। इस टाइप का जो नमो का वोट बैंक हो गया है। अब अभी तो क्या है, दिल्ली का ये जो चुनाव है, ये नमो का वोट बैंक का चुनाव है, मोदी जी का चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी का अद्भुत चुनाव है। क्योंकि दिल्ली जीतना, और दिल्ली केवल और केवल इसलिए हारी है केजरीवाल कि जो आदमी मोहल्ला क्लिनिक, लाखों मोहल्ला क्लिनिक, हजारों मोहल्ला क्लिनिक, वो अपना 10, 11, 12 साल में अपने गले का खराश का इलाज नहीं कर पाया, तो दिल्ली की जनता ने उसका इलाज कर दिया। एक अहम, देखिए, अपने साथ जो टीम थी, आपको याद है प्रशांत भूषण केजरीवाल के साथ थे, आपको याद है किरण बेदी थी, आपको याद है वो आशुतोष थे, आपको याद है कुमार विश्वास थे। आज तो कुमार विश्वास से बड़ा खुश धरती पे कोई नहीं होगा। आपको पता है, ये पूरी टीम थी। आपको देवेंद्र, ठीक है दुबे जी, मैं लौटूंगा आपके पास। इसी बीच अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए आप। जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को
इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। हमने पिछले 10 साल में जनता ने जो मौका दिया हमें, उन 10 सालों में हमने बहुत सारे काम किए। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में और भी अलग अलग तरीके से लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की उनकी ज़िंदगी में, और दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमने सुधारने की कोशिश की। अब जो जनता ने हमें निर्णय दिया है, हम न केवल एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल निभाएंगे बल्कि हम समाज सेवा, जनता के सुख दुख में काम आना, व्यक्तिगत तौर पे जिसको भी जो ज़रूरत होगी, हम लोगों के सुख दुख में हमेशा काम आएंगे। क्योंकि हम राजनीति में कोई सत्ता के लिए नहीं आए, हम राजनीति को एक ज़रिया मानते हैं जिसके ज़रिए जनता की सेवा की जा सके, जिसके ज़रिए लोगों के सुख दुख में काम आया जा सके। वो काम हम करते रहेंगे और हमें आगे भी इसी तरह से जनता के सुख दुख में काम आना है। मैं आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। वो बहुत शानदार चुनाव लड़े, बहुत मेहनत की, उन्होंने बहुत कुछ सहा इस पूरे चुनाव के दौरान, उन्होंने बहुत शानदार चुनाव लड़ा। इसके लिए मैं उन सबको, सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं कालकाजी विधानसभा की जनता का धन्यवाद करना चाहती हूं जो उन्होंने मुझ पर भरोसा दिखाया। मैं अपनी पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहती हूं जिन्होंने बाहुबल, गुंडागर्दी, मार पिटाई का सामना भी करते हुए जमीनी स्तर पे मेहनत करी और जनता तक पहुंचे। बाकी दिल्ली की जनता का जनादेश है, हमें जनादेश स्वीकार है। ये मैं अपनी सीट जीती हूँ, लेकिन ये जीत का समय नहीं है, ये जंग का समय ही है। जंग जारी रहेगी। जंगपुरा विधानसभा का चुनाव हम सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर बहुत मेहनत से लड़ा। जंगपुरा विधानसभा के लोगों ने भी बहुत प्यार, मोहब्बत, सम्मान दिया, लेकिन 600 वोट से लगभग 600 वोट से उसमें हम पीछे रह गए। तो मैं जो कैंडिडेट जीते हैं उनको बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जंगपुरा की समस्याओं को वो हल करेंगे, जंगपुरा के लोगों की जितनी भी चीज़ें हैं उनको हल करेंगे। बाकी तो अब बाकी देखते हैं। नहीं, अब चूक तो आपको बताएंगे एनालिसिस करके। सबसे ज्यादा खुशी की बात है ये सारे भाई, सारे कार्यकर्ता, हम सब भारतीय जनता पार्टी के वो सिपाही हैं जिन्होंने वो काम करके दिखाया है जो पिछले आजादी के बाद आज तक नहीं हुआ। आज तक भारतीय जनता पार्टी कभी भी जंगपुरा विधानसभा में नहीं जीती और आज सारे कार्यकर्ताओं के, सारे जो हमारे विचारधारा के लोग थे, उन सबके समर्थन से भारतीय जनता पार्टी का फूल जंगपुरा में खिल चुका है। और सिर्फ जंगपुरा में ही नहीं, पूरी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। प्रधानमंत्री जी के साथ में चलकर काम कर पाएगी। हमें उनका 10 साल से साथ नहीं मिल पा रहा था, दिल्ली में कोई काम नहीं हो पा रहा था, मगर ये जो सरकार बन रही है दिल्ली में, ये प्रधानमंत्री जी के विजन को दिल्ली में लेके आएगी। तो मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपना समय दिया और मैं ये जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देता हूँ। मैं इतना ही कहूँगी कि दिल्ली ने आज एक इतिहास रचा है। हमारा 27 साल का वनवास मोदी की गारंटी पर पूरा हुआ और दिल्ली की जनता जो मूलभूत सेवाएं और सुविधाएं चाहती हैं, सत्ता का अहंकार नहीं चाहती, उन्होंने अरविंद केजरीवाल को परास्त किया है, भारतीय जनता पार्टी के संगठन को कृतज्ञ किया है। तो ये कुछ बड़े चेहरे थे जो अपनी बात रख रहे थे चुनाव के परिणाम के बाद। और सुशील दुबे जी हमारे साथ लगातार बने हुए। सुशील दुबे जी, कहीं ना कहीं देखिए दिल्ली में एक बड़ा घाटा आम आदमी पार्टी को इसलिए हुआ है क्योंकि अरविंद केजरीवाल ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि दिल्ली की जनता जब मुझे सीएम बनाएगी तब मैं सीएम बनूंगा, लेकिन अब देखा जा रहा है कि वही हार गए। सीएम बनने की बात तो छोड़िए, धरती पर भी अभी केजरीवाल जी कह रहे थे मैं सत्ता के लिए नहीं आया हूँ, सेवा के लिए आया हूँ। धरती पे इससे बड़ा कोई झूठ नहीं शब्द होता है या डायलॉग नहीं होता है, वाक्य नहीं होता कि मैं जनता की सेवा के लिए नेतागिरी कर रहा हूँ, सत्ता नहीं चाहिए। कोई बोले, कोई बताए, तो ये सब तो कहने की बातें हैं। जिसको सत्ता के लिए ही ये सेवा करते हैं कि सत्ता मिले, उसके बाद अपना बीच। खैर, मैं आपसे बता रहा था कि जब
स्थितियां ऐसे बनती हैं जब ये अपनी टीम ही नहीं बचा पाई। ये टीम तो थी ना इनकी, इसी टीम ने तो, और समाज ने और दिल्ली ने, ये दिल्ली मतलब ठीक यहाँ की राजधानी तो है ही देश की। वो ये मान के चल रहे थे कि ईमानदार पढ़ा लिखा जो नेता नहीं है वो एक IRS क्या जो उसमें वो थे उसमें वो है, तो एक दिमाग में एक पीछे छवि बनती है कि जितनी टीम है, कोई पत्रकार है, कोई कवि है, कोई साहित्यकार है, कोई फला है, कोई समाज सेवी अन्ना जा रहे हैं, एक पुलिस के IPS हैं, बड़े बड़े एक टीम बन गई थी। और टीम ने, देश ने उस टीम को वो किया, कनेक्ट किया उस टीम से। उसके बाद जो स्थितियाँ बनी, एकदम से सपने आ गए लोगों को कि ये, और लोगों को अगर आपको याद हो तो केजरीवाल को और PM को बराबर कर दिया था जब वो दोबारा जीते थे दिल्ली में। कि कोई लड़ सकता है तो केजरीवाल लड़ सकता है, तो केजरीवाल लड़ता है। लेकिन केजरीवाल ने एक और चुनौती भी दी थी PM को बनारस से, उन्होंने कितनी बार दी, सब कुछ किया, लेकिन वक्त होता है, इसी कहते हैं ना, समय दिखाता है। समय ने ये इसलिए दिखाया कि पूरे इस सब पूरे में बहुत बोलना नहीं चाहिए, बहुत चिंता नहीं दिखानी चाहिए, बहुत रायता नहीं फैलाना चाहिए कि ये केजरीवाल की जो हार हुई। और दूसरी बार जो केजरीवाल ने किया था हरियाणा में कांग्रेस के साथ, उसी वोटों से तो हरियाणा निकला है। उसी कुछ ही परसेंट, 2% पे तो केजरीवाल दिल्ली निकल गए दिल्ली से। तो कहीं ना तुमको शूल तो त्रिशूल, तू मुझे शूल बोए, तुझे त्रिशूल, इस टाइप से तमाम बातें हैं, तमाम डाल में पात कहने का मतलब ये है कि राजनीति को जो इन्होंने शो किया था, या तो आप बिल्कुल कहते कि मैं नेता हूं, मैं सत्ता का भोग करूंगा, मैं बिल्कुल वो नहीं करूंगा, लेकिन आप शो करते हो कि मैं जबरदस्त ईमानदार हूं। और जिन्होंने जिताया था वो थे झुग्गी वाले, और वो कौन थे, वो ऑटो टेम्पो वाले। अगर आपको याद हो जब पहले चुनाव में ऑटो टेम्पो वालों ने किस कदर रैलियां निकाली थी, वो सब तो ये सब चीजें फिर वक्त बताता है कि आपको सत्ता में रहना है या जनता की सेवा करनी, तो करिए जनता की सेवा। कई सारे ऐसे फैक्टर्स भी देखने को मिले इस दौरान, जो 20 से 25 तक की जो सरकार रही आम आदमी पार्टी की, कई उथल पुथल आम आदमी पार्टी में देखने को मिली, कई सवालों के घेरे में आम आदमी पार्टी नजर आई। वो कहीं ना कहीं फैक्टर हो सकते हैं जो आज का ही परिणाम आए। विनय राय जी हमारे साथ लगातार बने हुए। विनय राय जी, आज जो परिणाम आए हैं आप कैसे देखते हैं? सुबह से भी आप इन पर नजर बनाए हुए हैं, आप कैसे देखते हैं आज के इन परिणामों को? देखिए, इतिहास खुद को दोहराता है, और आप याद करिए कि जब बीजेपी की सरकार थी और कुछ महीनों के लिए सही सुषमा स्वराज जी को मुख्यमंत्री बनाया गया था दिल्ली का, उस समय 2 कारणों से चुनाव बीजेपी हारी थी, क्योंकि उस तरह का लीडरशिप नहीं था, और एक तरह से कहा जाए महंगाई, और उसमें महंगाई की मार जब पड़ी दिल्ली की जनता पर, तो जनता ने बदलाव किया। लेकिन 15 साल तक शीला दीक्षित ने जब सरकार चलाया, तो उसमें 10 साल तो मनमोहन सिंह जी का भी लगभग 8 साल तक साथ मिला, डबल इंजन उनके पास भी सरकार थी। लेकिन भ्रष्टाचार का जो बीज था, उसने शीला दीक्षित की सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया। लगातार विपक्ष की भूमिका बीजेपी अपना रही थी, लेकिन 13 में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी खुलकर मैदान में आई, चाहे जंतर मंतर से लेकर के रामलीला मैदान तक, उसने जनता को एक संदेश दिया कि हम अलग तरह की सियासत करना चाहते हैं, ईमानदार पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, हम बाकी सभी दलों से अलग हट करके सियासत देश को देंगे। लेकिन हुआ क्या, आप देखिए, टीमें तो पहले ही बिखर गई थी, चाहे आनंद कुमार गए हो, किरण बेदी गई हो, शांति भूषण, प्रसाद भूषण, सब लोग बिखर गए थे। लेकिन फिर भी जनता को ये उम्मीद था कि शायद ये लोग अपने स्वार्थ में अरविंद केजरीवाल का साथ छोड़ रहे हैं। लेकिन जब भ्रष्टाचार का दाग लगा, उसके चलते जनता को लगा कि ये तो भाई जेल भी जा रहे, तो भी मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं छोड़ रहा है। और जेल से आने के बाद आपने जिसको मुख्यमंत्री बनाया, वो अपनी चेयर पे न बैठ करके एक तरह से उन्होंने, अब लौट चुका आपके पास विनय राय जी, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि दिल्ली से चुनाव आयोग ने बीजेपी के 24 प्रत्याशियों को विजय घोषित कर दिया है। शालीमार बाग से बीजेपी की रेखा गुप्ता जीती है। ये बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी। त्रिनगर से बीजेपी के तिलक राम गुप्ता जीते हैं। मोती नगर से बीजेपी के हरीश खुराना चुनाव जीत चुके हैं। तो देखिए, अब सूची जारी कर दी गई है। राजौरी गार्डन से बीजेपी के मनजिंदर सिंह सिरसा ने जीत हासिल की है। राजेंद्र नगर से बीजेपी के उमंग बजाज ने जीत हासिल की है। साथ ही साथ छतरपुर से बीजेपी के करतार सिंह तंवर ने जीत हासिल की है। ये बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी। संगम बिहार से बीजेपी के चंदन कुमार चौधरी जीते हैं, और साथ ही साथ ग्रेटर कैलाश से बीजेपी की शिखा रॉय चुनाव जीती है। सौरभ भारद्वाज यहां से चुनाव हारे। पटपड़गंज से बीजेपी के रवि नेगी की चुनाव में जीत हुई है। लक्ष्मी नगर से बीजेपी के अभय वर्मा चुनाव जीते हैं। तो बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे। गांधीनगर सीट से बीजेपी के अरविंदर सिंह लावली की जीत हुई है। रिठाला से बीजेपी के कुलवंत राणा ने जीत दर्ज की है। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी। और साथ ही साथ मुस्तफाबाद से बीजेपी के मोहन सिंह बिष्ट चुनाव जीते हैं।
तो वही आपको बता दें हरिनगर से बीजेपी के श्याम शर्मा ने जीत हासिल की है और मॉडल टाउन से बीजेपी के अशोक गोयल चुनाव जीते हैं। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे। कस्तूरबा नगर से बीजेपी के नीरज बसोया चुनाव जीते हैं और साथ ही साथ मंगोलपुरी से बीजेपी के राजकुमार चौहान चुनाव जीते हैं। ये बड़ी अपडेट। आदर्श नगर से बीजेपी के राजकुमार भाटिया चुनाव जीते हैं और साथ ही साथ आपको बता दें कि शुक्रबस्ती से बीजेपी के करनैल सिंह ने जीत दर्ज की है। तो देखिए सूची जारी कर दी गई है। वजीरपुर से बीजेपी के पूनम शर्मा ने जीत हासिल की है। विश्वास नगर से बीजेपी के ओम प्रकाश शर्मा चुनाव जीते हैं। जंगपुरा से बीजेपी के तरविंदर सिंह मारवा चुनाव जीते हैं। करावल नगर से बीजेपी के कपिल मिश्रा चुनाव जीते हैं और साथ ही साथ गोंडा से बीजेपी के अजय महावर ने चुनाव में जीत हासिल की है। चुनाव आयोग ने बीजेपी के 24 प्रत्याशियों को विजय घोषित कर दिया है। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी। शालीमार बाग से बीजेपी की रेखा गुप्ता जिन्होंने चुनाव में जीत दर्ज की है। और विनय राज जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विनय राज जी बात पूरी करिए अपनी। तो देखिए, जहां तक मुझे जो लगता है, जो आज का चुनाव परिणाम आया है, आम आदमी पार्टी अपने करनी से, अपने जो उसका चरित्र रहा उसके चलते सत्ता से गई। क्योंकि देखिए, नरेंद्र मोदी की जहां तक लोकप्रियता का सवाल है, 2014 में हम कह सकते हैं सबसे ज्यादा चरम पर था जी। तो उस समय भी बीजेपी सत्ता नहीं हासिल कर पाई, 19 में भी नहीं आ पाया। लेकिन आज की तारीख में लीडरशिप, जाहिर सी बात है, नरेंद्र मोदी का नेतृत्व तो अपने आप में असरदार है। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने इस बार गुटबाजी छोड़ करके, जितने लोग मुख्यमंत्री के दावेदार बनते थे, एक तरीके सबको बीजेपी ने मैदान में उतार दिया और कहा कि भाई अपना चुनाव जीत के दिखाओ। और उसका परिणाम था कि जब पूरी पार्टी एकजुटता के साथ लगी, और सबसे बड़ी बात थी कि जो आम आदमी पार्टी ने अपना खुद गुनाह बढ़ाने की कोशिश की और गुनाह बढ़ता चला गया, उसका परिणाम सामने आ गया। तो इसलिए आप ये मान के चलिए, ये इतिहास इसलिए भी दोहराया गया कि शीला दीक्षित मुख्यमंत्री रहते हुए चुनाव हारी और आज केजरीवाल भी मुख्यमंत्री रहते हुए चुनाव हारे हैं। और दोनों पे आरोप एक था, भ्रष्टाचार के आरोप में शीला दीक्षित गई थी और भ्रष्टाचार के आरोप में जो बीजेपी ने जिस तरीके से कहा था और कहीं ना कहीं उसमें कई बड़े नेता जो है वो जेल भी गए थे, उसको कितना असरदार मानते हैं आज के नतीजों को लेकर आप? असरदार है, क्योंकि ये तो कहते थे कि केवल आरोप लग जाए तो राजनीतिक तौर पे अपने आप को संन्यास लेना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। आप जेल जाने के बाद भी मुख्यमंत्री कुर्सी नहीं छोड़ रहे हैं और लौट कर आकर के आपने आतिशी को मुख्यमंत्री तो बनाया, लेकिन आतिशी ने क्या किया कि जब चुनाव का अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो आपने तो खुद को कठपुतली सीएम मान लिया। जहां तक बंगले की सियासत थी, अगर शीश महल का आरोप पहले लगा तो पहले क्यों नहीं घर दिखाया गया? बाद में जब उसमें लॉकडाउन लगा दिया गवर्नमेंट ने, उसमें ताला बंद होता, आप कह रहे हैं कि जाकर के वो घर दिखाइए, हम कैमरा लेके पहुंचे मीडिया के साथ। तो आपने उस सारी बातों को झुठलाने की कोशिश की, तो चुनाव मैदान में आप आने के पहले बाकी दलों पे आरोप लगाते थे। ये सबसे बड़ा मुद्दा मुझे लगता है दिल्ली की सियासत। राकेश त्रिपाठी जी, अभी आप सुन रहे थे चुनाव का परिणाम और उत्तर प्रदेश की अयोध्या जनपद की मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव का परिणाम झूठ एवं लूट की राजनीति पर पूर्ण विराम का स्पष्ट संकेत कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सेवा, सुरक्षा, सुशासन और लोक कल्याणकारी जो कार्य पिछले 11 वर्षों से निरंतर चल रहे हैं, उनकी विजय है। मैं दिल्ली में विजयी हुए सभी प्रत्याशियों को, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को हृदय से बधाई देता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी, रणनीतिकार के रूप में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी समेत केंद्रीय नेतृत्व को 2.5 दशक के बाद दिल्ली में कमल खिलाने के लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं। दिल्ली में झूठ और लूट की राजनीति पर पूर्ण विराम हुआ है। अब हमारा राष्ट्रीय राजधानी भी
विकास, सुशासन और लोक कल्याणकारी योजनाओं का सही लाभ दिल्ली वासियों को प्रदान करने में सफल होगा। पिछले लगभग 2.5 दशक से और पिछले 11 वर्षों से तो जो स्थिति दिल्ली के अंदर पैदा कर दी गई थी, उसने दिल्ली को बहुत पीछे धकेल दिया, जनता को बुनियादी सुविधाओं से वंचित किया। वेलफेयर के नाम पर वास्तविक जो लोक कल्याणकारी योजनाएं थी, उनसे जनता को वंचित रख करके जिस प्रकार की लूट और झूठ की राजनीति को प्रश्रय दिया, उसका पर्दाफाश हुआ। अब हम कह सकते हैं मां यमुना के तट पर बसी हुई दिल्ली विकास का रसास्वादन करेगी और दिल्ली वासियों को उन सभी वेलफेयर स्कीम का लाभ प्राप्त हो पाएगा जिसमें बैरियर का काम दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार पिछले 11 वर्षों से कर रही थी। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के अंदर अयोध्या जनपद की मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव इस समाजवादी पार्टी के परिवारवाद और झूठ की राजनीति को पूर्ण विराम देते हुए डबल इंजन सरकार के सेवा, सुरक्षा और सुशासन के मॉडल को अंगीकार किया है। जनता जनार्दन ने बहुत स्पष्ट किया है कि भले ही अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए समाजवादी पार्टी कितना भी झूठ का सहारा क्यों न ले ले, कितना बड़ा प्रोपेगेंडा क्यों ना कर ले, लेकिन जनता जनार्दन उन्हें सबक सिखाने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रही है। अयोध्या का ये परिणाम लगभग 61,000 वोट से भारतीय जनता पार्टी के चंद्रभान पासवान की विजय इस बात को प्रमाणित करती है कि जनता जनार्दन का विश्वास डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी सरकार और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में है। मैं चंद्रभान पासवान की विजयी होने पर भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के सभी पदाधिकारियों को, अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा के सभी कार्यकर्ताओं का हृदय से अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं और उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि जिस विश्वास के साथ उन्होंने डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताया है, उनकी आशा और अपेक्षाओं पर ये डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी सरकार खरा उतरेगी और झूठ और लूट की राजनीति को हमेशा के लिए पूर्ण विराम देने के लिए दिल्ली और उत्तर प्रदेश के चुनावों ने जो परिणाम दिए हैं वह सचमुच अभिनंदनीय हैं और एक सुखद भविष्य की ओर हमें ले जाने के लिए एक नई प्रेरणा भी प्रदान कर रहे हैं। मैं सभी कार्यकर्ताओं को इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे और सभी मेहमान जो है वो हमारे साथ बने हुए हैं। राकेश त्रिपाठी जी बीजेपी से बने हुए हैं। राकेश त्रिपाठी जी, ये वही अयोध्या का लोकसभा चुनाव था जहां पर आप 5 विधानसभाओं में से 4 विधानसभा चुनाव आप हार गए थे। 4 विधानसभाओं का चुनाव जो है वो आप हार गए थे 24 में, और इस बार मिल्कीपुर में 62,000 वोटों से जीत हासिल की। कौन सा जादू चलाया इस बार, जबकि अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, तमाम जो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता थे वहां पर सभी रैली करते हुए नजर आए थे। पूरी एड़ी से चोटी तक का जोर जैसे आपने लगा दिया वैसे ही समाजवादी पार्टी ने भी लगा दिया था। कौन सा जादू चल नहीं पाया और आपका कौन सा जादू चल गया?
मुझे लगता है हर चुनाव को पूरी संजीदगी के साथ, पूरे परिश्रम के साथ हर राजनीतिक दल को लड़ना चाहिए। और जो परिणाम आए उस परिणाम को जनादेश मान करके, जनता का आदेश मान करके स्वीकार करना चाहिए। उसको लेकर किंतु परंतु करने की आवश्यकता नहीं होती है, जैसा समाजवादी पार्टी चुनाव परिणाम आने से पहले से ही करना प्रारंभ कर चुकी थी। क्योंकि वो जानते थे कि परिणाम उनके पक्ष में नहीं आने वाला है, तो पहले से ही पेशबंदी करना प्रारंभ कर चुके थे। और अब चुनाव परिणाम आने के बाद जिस तरह से फिर वो निर्वाचन आयोग को लेकर के तमाम सारे आरोप प्रत्यारोप करने का काम कर रहे हैं, ये पद्धति, ये प्रवृत्ति ठीक नहीं है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हमने 2017 में जीता था। 2017 में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद हमने फूलपुर की लोकसभा सीट पे और गोरखपुर की लोकसभा सीट पर बाई इलेक्शन हुआ था, दोनों बाई इलेक्शन हम हार गए थे। हमने इस पराजय को जनादेश मान करके स्वीकार किया और जब आम चुनाव हुआ तो आम चुनाव में हमने इन सीटों पर जीत दर्ज करने का काम किया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हर चुनाव के परिणाम को सर माथे लिया है, वो हमारे लिए सकारात्मक हो या नकारात्मक हो। लोकसभा के चुनाव में हमारे लिए हमारी अपेक्षा के अनुरूप परिणाम नहीं थे। हमने उपचुनाव में फिर पूरी ताकत के साथ, पूरी मेहनत के साथ हम जुटे। हर कार्यकर्ता हमारा घर घर तक पहुंचा। हमने उपलब्धियों को जनता तक बताया। लोगों के बीच में जो सपा ने, कांग्रेस ने, विपक्ष ने अफवाहें फैलाने का काम किया था, उन अफवाहों से हमने लोगों को दूर करने का काम किया और उसका परिणाम हमारे लिए सुखद रूप में दिखाई पड़ा है। मुझे दुख होता है ये देख करके कि प्रतिपक्ष के लोग, विपक्ष के लोग जनादेश का अपमान करने का काम कर रहे हैं। आप जनादेश का अपमान करके लोकतांत्रिक राजनीति को कलंकित करने का काम मत करिए। आप लोकतंत्र को कलंकित करने का काम मत करिए। संवैधानिक तंत्रों का उपहास मत बनाइए। आप संविधान की दुहाई देते हैं और पूरी तरह से संवैधानिक तंत्रों का उपहास बना रहे हैं। और कौन लोग उपहास बना रहे हैं? वो जिनकी पार्टी से डिंपल यादव निर्विरोध निर्वाचित होती है लोकसभा। आप पर्चा नहीं भरने देते हैं किसी को और वो आज कह रहे हैं कि निर्वाचन आयोग ठीक काम नहीं कर रहा है, दरोगा सख्ती बरत रहा है, डीएमएसपी काम नहीं कर रहे हैं। सच बात यह है कि आप इस देश ने, इस लोकतंत्र ने रक्त रंजित इतिहास देखे कि चुनाव में कैसे गोलीबारी हुआ करती थी, मतपेटियां लूट ली जाया करती थी, लेकिन तब भी निर्वाचन आयोग को लेकर के ऐसी टिप्पणियां नहीं होती थी। ये कफन पेश करने का काम कर रहे हैं, ये कफन चढ़ाने की बात कर रहे हैं। कफन आप अपने गिरेबान के भीतर झांक करके देखिए कि आपकी पार्टी की नीतियां क्या है। पीडीए का राग अलापते हुए आप पूरे समय जातिगत जहर बांटने का काम करते हैं। ये जहर आपके लिए ही आज जानलेवा साबित हुआ है। इस जहर को पहचानिए और जहर से समाज को बचाइए। चलिए चंचल यादव जी। देखिए प्रिंस भाई, अभी आपने सुना होगा मुख्यमंत्री जी ने कहा झूठ और लूट, जो जीत बोलने जा रहे थे लेकिन वो लग गया कि झूठ और लूट पे विराम लग गया। तो ये सच्ची बात है कि मुख्यमंत्री के जुबान से जो निकलने जा रहा था लेकिन निकल गया कुछ और। ये सच्चाई है, हमारे त्रिपाठी जी जानते हैं, 22 पद को प्रवक्ता साथी हैं हमारे। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ, ये आपने भी देखा होगा कि किस तरीके से बीजेपी, मैंने एक एग्जाम्पल आपको दिया कि बीजेपी के द्वारा एक नामित, मतलब एक चयनित, एक कोतवाल ने जिस तरीके से एक जिला पंचायत सदस्य को, मतलब किस लेवल पे उसको प्रताड़ित किया होगा और ऐसे सामान्य कार्यकर्ताओं की स्थिति क्या रही होगी। इसके बाद अगर आप ये पीठ फफा रहे हो, हम जीत रहे हैं तो ठीक है, आप खुश हो जाओ, कोई बात नहीं। अरे तो चंचल भाई, जीत ही गए हो। लेकिन एक बात प्रिव्रत भाई सुन लीजिए ना, ये वही लोग हैं जो अयोध्या हारने के बाद इन्होंने अयोध्या का सामान लेने का बहिष्कार कर दिया था। पूरे ट्रेंड चलाया था इन्होंने सोशल मीडिया से लेकर के, जो है बाकायदा लोगों को जो बहिष्कृत करने के लिए इनके नेताओं द्वारा, कई लोगों द्वारा न जाने क्या क्या टिप्पणियां की गई। चंचल भाई, मीठा मीठा गा कड़वा कड़वा तू जनादेश दिया गया है, स्वीकार करिए। ऐसा कोई दिन नहीं है त्रिपाठी जी, मैं लखनऊ में लोगों का इलाज कराता हूँ, लोहिया पीजीआई के एजेंसी के आसपास, ऐसा कोई दिन नहीं जब प्रतिदिन 100 लोगों से ज्यादा बेड न मिलने की मृत्यु हो रही हो। और आज तो ये जरूर मानना पड़ेगा, दुबे सर बड़ी सत्कार है। आप मुझे बताइए, अभी लूट की बात हो रही थी, जितने बड़े बड़े भ्रष्टाचारी के नाम बीजेपी के ने पहले गढ़े थे, लिए थे, उस सारे के सारे लोगों को बीजेपी ने अपनी पार्टी में मिला के किसी को मुख्यमंत्री बना दिया, किसी को नेता प्रतिपक्ष बना दिया, किसी को डिप्टी सीएम बना दिया, किसी कुछ बना दिया। खुद जो बीजेपी के लोगों ने आरोप लगाए थे, और आज वो लोग कह रहे हैं लूट और झूठ की बात कर रहे हैं। तो ये उनका बीजेपी का चाल से चेहरा है, सब लोग जान रहे। और रही बात बाई इलेक्शन उत्तर प्रदेश की, जहां तक बात है, ये हर कोई जानता है किस तरीके से बीजेपी ने बेईमानी करी है। ये त्रिपाठी जी दिल के ऊपर हाथ रख के नहीं बोल पाएंगे, और हम सब लोग जानते हैं, और दुबे सर तो जान ही रहे। लेकिन ये जरूर है कि जो भी निश्चित तौर से जो समाजवादी पार्टी खामियां रहेंगी उसके ऊपर ही मंथन होगा। और जो आम चुनाव होते हैं और जो बाई इलेक्शंस होते हैं उससे फर्क होता है। और बीजेपी ने सारी हदें पार कर दी।
ये किसी से छुपा नहीं है। अगर इनके अंदर हिम्मत होती तो 10 में से मिलती। चंचल भाई, आप करहल जीत जाते हैं तो आप बड़ा तारीफ करते हैं प्रशासन की, आप सीसामऊ जीत जाते हैं तो आप बड़ा तारीफ करते हैं प्रशासन की, लेकिन वहीं आप कुदरकी हार जाते हैं तो आप प्रशासन को कोसते हैं, वहीं आप मीरापुर हार जाते हैं तो आप प्रशासन को कोसते हैं, वहीं आप मिल्कीपुर हार जाते हैं तो आप प्रशासन को कोसते हैं। वो मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थूप वाली बात मत कीजिए। प्रियव्रत भाई सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। इन्होंने जातिवाद की बात करी, बीजेपी का नहीं, मेरे सवाल का पहले जवाब दीजिए। योगेश वर्मा लखीमपुर खीरी का सुनिए ना, जब आपकी सांसद जो है वो निर्विरोध चुन ली जाती है तो आप कहाँ थे? दौड़ा दौड़ा के पीटता है और बेचारा वो विधायक अपनी एफआईआर 8 दिन तक नहीं लिखा पाया, अपनी एफआईआर। और ये जातिवाद की बात कर रहे हैं। पिछड़े समाज के लोगों का क्या हश्र है? अगर वो मुख्यमंत्री का सजाती है तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। और वो बेचारा विधानसभा सत्र, जो शीतकालीन सत्र था, सत्र में भी नहीं जा पाया वो विधायक। उसने कहा कि मैं क्या मुंह लेके जाऊंगा। आपके चैनल पे मैंने इंटरव्यू देखा था विधायक जी का, आपके चैनल के पे विधायक जी ने इंटरव्यू दिया था कि भाई मैं क्या सत्र में मुंह क्या लेके जाऊंगा, क्या दिखाऊंगा मुंह। तो कहना क्या चाहते हैं आप? मतलब ये तर्क क्या देना चाहते हैं? समाज के लोगों को विधायक बेचारा अपना उसको न्याय नहीं मिल सकता है, तो ये मैं ज्यादा उस पर नहीं डिबेट करूंगा, लेकिन ये सच्चाई है। मत गिनाइए भाई, परिणाम है, परिणाम पर बात करिए। ये मुद्दे सब गिना रहे थे चुनाव से पहले, है ना, इलेक्शन से पहले सारे मुद्दे गिनाए थे ना। 60,000 से ज्यादा की आपकी आज पराजय हुई है, इस पराजय को स्वीकार करिए, आत्ममंथन की बात करिए। ये कहीं कसम खाइए कि हम आधार पर परिवारवाद के आधार पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। अगर अवधेश प्रसाद जी के पुत्र के अलावा आपको कोई दूसरा समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता दिखा होता तो शायद वो बेहतर चुनाव लड़ता, लेकिन आपको आप परिवारवाद की बात कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, बीजेपी में ऐसा कोई नेता का नाम बताओ जिसके परिवार है, वो राजनीति में नहीं है। केवल इसी एक भी नेता का नाम बता दो आप जो परिवार, जिसके परिवार है वो राजनीति में ना हो। सबके और 3-3 पीढ़ी तक है। मैं तो स्वयं बिना श्रद्धेय कल्याण सिंह के पुत्र और पौत्र हैं। कोई राजनीति में नहीं रहा है, मेरे परिवार में कोई राजनीति में नहीं रहा है। भारतीय जनता पार्टी में मेरे परिवार में कोई राजनीति नहीं है। आप अपना एग्जांपल मत दो, हमारा एग्जांपल मत लो, लेकिन मैं जरूर पूछ रहा हूं, आप मुझे बता दो ऐसा कौन सा परिवार है बीजेपी के जिसके पास परिवार है, जो नेता है उसके बच्चे राजनीति में ना हो। चलिए ठीक है, ठीक है। सुशील दुबे जी, जब अयोध्या सीट समाजवादी पार्टी जीती थी 24 के लोकसभा चुनाव में तो बड़ा संदेश गया था, मतलब कि पूरे विश्व में इसकी चर्चा हुई थी कि राम मंदिर के निर्माण के बाद अयोध्या सीट यानी कि फैजाबाद जो लोकसभा सीट है वो बीजेपी हार गई, जबकि वहां पर 2 बार के सिटिंग सांसद लल्लू सिंह, पीएम मोदी ने उनके लिए दौरा किया था, सीएम योगी आदित्यनाथ ने तो अयोध्या अपना घर ही बना लिया था, लेकिन उसके बावजूद भी अयोध्या सीट समाजवादी पार्टी के हाथ लग गई। और अब मिल्की पार्टी के 1 दशक के कुशासन के विरोध में ये चुनाव था और दिल्ली का देवतुल्य मतदाता जानता है मोदी है तो आज दिल्ली के देवतुल्य मतदाता के समक्ष बस ये कहूंगी, आपका ये जनादेश सर माथे, एक एक संकल्प जो भारतीय जनता पार्टी ने लिया है वो अपने कर्मठ विधायकों के सिर पर हम इसको सिद्धि तक लेके जाएंगे। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, जय पांडा जी, अलका गुर्जर जी, अतुल गर्ग जी, सबका बहुत बहुत आभार। ये जो भरोसा दिल्ली ने भाजपा पे दिखाया है हम इसे शर्मिंदा नहीं होने देंगे। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भाई उमंग बजाज जिंदाबाद, जय श्री राम, जय श्री राम। काफी जीते हैं लेकिन नई दिल्ली बेस्ट परफॉर्मिंग लोकसभा भी रही है, इसके पीछे आप क्या वजह मानते हैं? देखिए ऐसा है, हम सातों सांसद नहीं, हम सातों सांसद नेतृत्व हमारी बिल्कुल नहीं, इनकी बात पे मत जाइए। दीदी को जय श्री राम। हम सातों सांसद आपस में हम 7 बहन भाई हैं और मैं आपको बताऊं कि 68 सीटों पर कमल लड़ रहा था। ये नरेंद्र मोदी जी के संकल्प पर, आपको याद होगा उन्होंने अपने भाषण में कहा था दिल्ली के सपनों को साकार करने के लिए मैं अपने आप को खपा दूंगा। उनके इस वाक्य पे दिल्ली की जनता ने अगाध विश्वास दिखाया है। दिल्ली में भी अब डबल इंजन की सरकार का जलवा होगा, दिल्ली भी अब प्रगति के पथ पर अग्रसर होगी। उन्होंने बहुत ही कुशल
तरीके से चुनाव लड़ा है वो एक जायंट स्लेयर है। और देखिए कहीं ना कहीं जनता के कोर्ट में आज पुनः अरविंद केजरीवाल जी को जनता ने गिल्टी पाया है। ये तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल देखने को मिला है। बांसुरी स्वराज को आप सुन रहे थे, किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नारे लगा रही थी और देखिए जश्न मना रही थी। दुबे जी, जिस तरीके से हम सभी ने देखा था कि जो 24 का परिणाम आया था उसमें अयोध्या सीट की चर्चा जो है वो पूरे विश्व में हुई थी कि भाई राम मंदिर के निर्माण के बाद बीजेपी जो है वो अयोध्या सीट हार गई। साधु संतों में भी रोज देखने को मिला था और जो 5 विधानसभाएं हैं उसमें से 5 विधानसभाओं में से 4 विधानसभाएं जो है वो बीजेपी हार गई थी, सिर्फ अयोध्या सीट जो है वो बीजेपी जीती थी। लेकिन अब मिल्कीपुर में ऐसा क्या हुआ कि अवधेश पासी को भी ये जीत जो है बीजेपी की वो हजम नहीं हो रही। उन्होंने सुबह एक भविष्यवाणी की थी 36,512 वोटों से जीतेंगे और जब परिणाम आ गए, जिस तरीके से सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा था, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन जीरो हो गया था, तो हम लोग तो पहले ही से जानते थे। इसीलिए पार्लियामेंट में इन लोगों ने इलेक्शन कमीशन का कफन डाल दिया था। जब वो कुछ भी किसी जो गड़बड़ी हो रही हो इसका नोटिस कमीशन ले तो कोई किसी को भी वोट डाल सकता है, बूथ कैप्चर कर सकता है, पुलिस के जरिए लोगों को खदेड़ सकता है बूथ से। यही हुआ। बीजेपी ने बता रहे हैं कि उनकी अच्छी जीत है और 27 साल बाद बीजेपी आई है तो 7 महीने बाद चली जाए। ज्यादा उन्हें प्रसन्न नहीं होना चाहिए। 27 वर्ष के बाद आई, वापस सारी ताकत लगा दी। प्रधानमंत्री रोज मीटिंग करते रहे, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अपने पद की गरिमा को ताक पर रखकर हर तरीके का सत्ता का दुरुपयोग किया, आपको हैरेस करने का काम किया और तब भी नहीं आप हारती। कांग्रेस बीजेपी को जिताने में लगी हुई थी, कांग्रेस आपको हराने में और बीजेपी को जिताने में। तो रामगोपाल यादव को आप सुन रहे थे और राकेश त्रिपाठी जी, आपने सुना रामगोपाल यादव को किस तरीके से वो आरोप लगा रहे थे? इस बात को पहले ही दोहरा रहा था कि रामगोपाल यादव जी जब ये आरोप लगा रहे हैं तो आरोप लगा करके वो लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। जिस संविधान की वो दुहाई दे रहे हैं उस संविधान को ना मानने की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये बातें किसी भी राजनीतिक दल के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दुखद है। आप अपनी पॉलिसीज के बारे में विचार क्यों नहीं कर रहे हैं? आप क्यों नहीं विचार कर रहे हैं कि आप अयोध्या में जब ये कहते हैं कि अयोध्या के नए राजा हैं, आप राजा रामचंद्र जिनको हम अयोध्या के राजा मानते हैं, आप उनका अपमान करने का काम कर रहे हैं, तो क्या इसका खामियाजा मिल्कीपुर की जनता में भुगतना नहीं पड़ेगा? क्या आपको इस बात का ध्यान नहीं रखना चाहिए था कि आप मोहित खान के पक्ष में जब अवधेश प्रसाद खड़े होकर के पूरी तरह से पीठ थपथपाने का काम करते, मोहित खान का पार्टी से निकाल नहीं रहे थे, तो क्या इसका खामियाजा मिल्कीपुर में नहीं भुगतना पड़ेगा? आप अजीत प्रसाद को प्रत्याशी बनाते हैं, अजीत प्रसाद अवधेश प्रसाद के पुत्र हैं, परिवारवाद से आते हैं, तो क्या समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में इस बात का रोष नहीं होगा? इन सारी बातों को आप दरकिनार करके बिना किसी स्ट्रेटजी के चुनाव मैदान में जाते हैं और परिणाम जब आपके प्रतिकूल होता है तो आप निर्वाचन आयोग पर ठीकरा फोड़ने का काम कर रहे हैं, आप अधिकारियों पर ठीकरा फोड़ने का काम कर रहे हैं। आप जब यही अयोध्या जीत जाते हैं, लोकसभा जीत जाते हैं, तब आपको ये निर्वाचन आयोग में कोई खामी नहीं दिखाई पड़ती है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप चुनाव जीतते हैं तो आपके लिए सब ठीक होता है, आप चुनाव में पराजित होते हैं तो आप निर्वाचन आयोग पे, प्रशासनिक मशीनरी पर, इलेक्शन आप ईवीएम पर, आप सब पर दोषारोपण करने का काम करते हैं। बेहतर यह है कि आप अपनी नीतियों को एक बार जरा मुड़कर के देखिए। ठीक है, रोकना चाहूंगा आपको। मनोज तिवारी क्या कुछ कह रहे वो सुनिए जरा। नरेंद्र मोदी जी के विश्वास की जीत है, उनके गारंटी की जीत है। अब दिल्ली को खुशियां देंगे। थैंक यू वेरी मच दिल्ली। तो मनोज तिवारी को आप सुन रहे थे और यहां पर देखिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं में पूरी तरीके से जश्न का माहौल है। चाहे मिल्कीपुर की बात करें या दिल्ली की बात कर ले, बीजेपी के कार्यकर्ता इस वक्त ढोल नगाड़ों के साथ नाचते गाते हुए नजर आ रहे हैं। खबरें लगातार जारी है, सभी मेहमान बने रहेंगे, लेकिन यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।